होंगे हर ऑप्शन का पहले टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर एंड टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसमें से वो सिलेक्ट करेंगे जिनमें दोनों का सम सबसे कम हो। तो दूसरा स्टेप, सिलेक्ट द आरएल एट विच ये बोर्ड से मुराद है दोनों का सम एट विच टोटल ऑफ बोथ क्लास इज योर्स। पहला फॉर्मूला टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अगर हमने टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या फॉर द ईयर into OQ divided by 2 multiply by if any safety stock। तो सेफ्टी स्टॉक उसमें ऐड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से ही जनरेट होगा। पहला फॉर्मूला है जी टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इनटू नेक्स्ट क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, और ये होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर पर ईयर है और पर यूनिट है। ये याद रखिएगा कि होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर की लिखी है ये पर यूनिट। एक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर जो भी होगी उसे मल्टीप्लाई किससे करवाया जाएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक बस सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था होल्डिंग कॉस्ट का कि OQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, यही पढ़ा था ना। तो अब ये फॉर्मूला जो पहले हमने पढ़ा था होल्डिंग कॉस्ट का टोटल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस वैसे बता रहा हूँ। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू OQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, इसी फॉर्मूला को ही मैंने ये बनाया क्योंकि अगर OQ की बात की जाए इस फैक्टर की OQ की, तो OQ क्या इस चैप्टर में चेंज होगा? ऑर्डर क्वांटिटी चेंज होगी, हर दफा सेम ही आनी है। जितनी भी मंगवाएंगे जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होनी है, जब ये हर दफा सेम रहेगी, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, तो मुझे बताएंगे क्या ये डिसीजन मेकिंग में कोई इफेक्ट डालेगा? नहीं। तो फिर चेंज आता है तो किसकी वजह से आएगा?
सेफ्टी स्टॉक की वजह से। तो यहाँ पर इसलिए ये नहीं लिखा गया, बाकी अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऊपर वाला ही बना। तो यहाँ आ जाएगा होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेफ्टी स्टॉक। ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं आया, क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि ये तो ओ क्यू हर दफा ही हमेशा से सेम रहना है, जो सेम रहता है वो डिसीजन मेकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसे जितने भी आरओएल के अंदर रखेंगे वो सेम ही रहना है, इसलिए हम उसको कहीं पर भी इमेजिन नहीं करेंगे या यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने ओ क्यू फाइंड करके ई ओ क्यू फाइंड करते हुए या ओ क्यू फाइंड करते हुए टोटल में टोटल परचेज वाला कहा था कि तब ना लिखिएगा जब कहीं उसकी प्राइस या डिस्काउंट ना दिया हो, दोनों के लिए, दोनों ऑप्शंस के लिए सेम हो, तो फिर आप उसे ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर डिस्काउंट मिलता है तो फिर लिखना मजबूरी है, क्योंकि दोनों की परचेज प्राइस डिफरेंट है। यह फॉर्मूला हमने बना दिया इससे। दूसरा फॉर्मूला आता है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर ईयर इज इक्वल टू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इन नेक्स्ट टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट अगर स्टॉक से आउट होता है उसकी कितनी कीमत है वो, और जितने आउट हुए होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टॉक आउट कॉस्ट। लेकिन जितने आते होंगे उसका फॉर्मूला अभी मैं नहीं लिखवा रहा, पहले करते हैं क्वेश्चन और फिर उसकी मदद से इसके फॉर्मूला को कर लेंगे कंप्लीट। तो कैसे लिखेंगे? डिमांड पर डे 300 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹30। लीड टाइम days and 0.4 probability। फिर अगला पॉइंट इसी लीड टाइम का है 16 days and 0.4 probability, बल्कि 0.3 probability है ना। लीड टाइम में अब 3 टाइम दे रहा हूँ, 7 प्रोबेबिलिटीज के। एक 12 डेज बोल दिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी 0.4। एक बता दिया मैंने 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ 16 डेज, और एक है 18 डेज विद 0.3 प्रोबेबिलिटी। और मैंने एक चीज बोली थी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज लीड टाइम चाहिए होगा, जो कि चाहिए, किस लिए चाहिए? कल वाले फॉर्मूलाज में देखें एवरेज का वर्ड किस फॉर्मूला में हमने लगाया था? मिनिमम। और मिनिमम का दूसरा नेम सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक की यूनिट निकालने के लिए एवरेज तो चाहिए। एवरेज में अब 12 + 16 + 18 डिवाइडेड बाय 3 करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 दिए होते 12 + 18 तो फिर भी 2 को ऐड करके 3 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी।
या ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि 12 मिनिमम 18 मैक्सिमम दरमियान में 16 तो ये एवरेज। मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटीज मेंशन की जाएं हर आइटम के साथ उसकी, तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम लेना है। जो भी सम आएगा वो आपके पास एवरेज होगा, एवरेज लीड टाइम होगा। अब आपको ये एक साथ क्वेश्चन ये भी मिल गया कि इसमें एवरेज निकालना होगा। उसके बाद है जी एनुअल डिमांड 10,000 सॉरी 8,000 1,08,000 एनुअल डिमांड 1,08,000 OQ 27,000 calculate total stock out cost, total stock out cost for the year if ROL is 4,500 units। अगर ROL 4,500 यूनिट्स का है और ऑर्डर क्वांटिटी 27,000 यूनिट्स की है और साल में हमने यूनिट्स मंगवाने हैं 1,08,000 और ये आएंगे कब कब लीड टाइम भी बता दिया है। उसके बाद इसका जो है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बता दिया और डिमांड पर डे भी बता दिया। अब आप लोगों से रिक्वायर्ड क्या है, स्टॉक आउट कैलकुलेट करना। अगेन बता दूं कि कंट्रीब्यूशन हम क्यों ले रहे हैं। अगर ये नहीं बनते, ना पास हैं, तो फिक्स कॉस्ट फिर भी लगनी थी या नहीं लगनी थी, खर्चा हुआ होगा। लेकिन अगर बिकते तो पैसे आते, ना बिकते तो नहीं आते। तो मतलब अब ये यूनिट नहीं भी है तो भी फिक्स कॉस्ट हुई, होते तो भी होनी थी, इसलिए फिक्स कॉस्ट इसके अंदर नहीं है, इसलिए हम कंट्रीब्यूशन होते। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या करवा दो। चार कॉलम बनाएंगे आप जब प्रोबेबिलिटी के साथ ये प्रोबेबिलिटी आ जाए, आपको ये चार कॉलम्स बना के इनके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहले होगा प्रोबेबिलिटी का, दूसरा बनेगा टोटल यूनिट्स डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड में कितने यूनिट्स डिमांड किए जाते रहे, और फिर आ जाएगा ROL और फिर स्टॉक आउट कॉस्ट, मतलब स्टॉक आउट के लिए उसके यूनिट्स लेंगे तो वही हम उसकी कॉस्ट तक पहुंच पाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 0.4, 0.3 एंड 0.3। 100% हो गई 0.1 तो 100%, मतलब यहाँ पर 1 बनेगा तो 100% होगी। अब पहले 0.4 जब प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब है कि उसमें साथ लीड टाइम भी बताया है कि 12 दिनों के अंदर यूनिट्स पहुंचेंगे और एक दिन की डिमांड कितने यूनिट्स की है 3,000। तो यहाँ पर जो यूनिट डिमांड किए जाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड वो कितने होंगे, आप लिखेंगे 12 डेज इनटू 3,000, 300। तो ये बन गए
3600। आर ऑयल कितने का था रीऑर्डर लेवल 4500। मतलब कि इस दौरान जो यूनिट्स 12 दिन के अंदर आ जाने थे तब तक हम कितने इस्तेमाल कर चुके होते 36। रीऑर्डर लेवल कब देंगे जब 4500 यूनिट्स पड़े होते हैं, मतलब अभी कुछ ना कुछ यूनिट्स पड़े थे तो ऑर्डर आ गया, कोई स्टॉक आउट हुआ नहीं। ये बात ना समझ आई नहीं आई। ये हमने निकाला है लीड टाइम इनटू ये है डिमांड। ये तो दोनों सर्टेन ही बताए थे ना, 12 दिन के अंदर चांसेस हैं 0.4% क्या दे, और जो डेली के इस्तेमाल होने वो 300। ये तो कहीं नहीं लिखा था कि जो आपके पास है वो मैक्सिमम पे जाएंगे, और ना ही मैक्सिमम वाला इसके अंदर करना, ना ही इसके अंदर मैक्सिमम वाला आप यूज करेंगे डेटा कि मैक्सिमम कितने दिनों में मैक्सिमम कितने यूनिट्स इस्तेमाल होते। 300 डेली होती है, 12 दिन के अंदर आपके पास पहला बताया है कि 4% या 40% चांसेस हैं कि आपको यूनिट्स 12 डेज के अंदर मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे कि भाई तब फिर स्टॉक आउट हमारा हुआ होगा या नहीं। तो हमने 12 डेज इनटू 300 हमने कहा हमने इस्तेमाल किए तो 3600 हुए। इन 12 दिनों में कितने यूनिट्स हमने इस्तेमाल कर लिए 3600।